हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज हम एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक दौरे पर बात करने जा रहे हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा। क्या ये सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग है, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है? ये दौरा यूएई और भारत के दरमियान एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने, नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को फर्दर इन्हांस करने का जरिया बन सकता है। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में? क्या नए हमें इनिशिएटिव्स सामने नजर आते हैं? और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, खास तौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर इसका क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 42-43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नज़रों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें, ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें।
लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इन्विटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इन्विटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इम्पोर्टेंट मुल्क है। इंडिया के लिए, इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन, $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर। और यूएई ने इस चीज़ की इजाज़त दी और पाकिस्तानी वहाँ लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है? हालाँकि यूएई को एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अगर वहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर, वहाँ पे 5-1 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे। तो अगर अब ये 4.5 मिलियन का जो 5 मिलियन का जो डायस्पोरा है, क्या उनको मंदिर नहीं चाहिए? क्या उनको अपनी पूजा करने के लिए या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पॉट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की यूएई के ऊपर। हमने यूएई के इज़राइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइज़ेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारी की सारी जो, वो जिसे कहते हैं ना, उससे, उस माइंडसेट से बाहर निकल आए हैं। सो आप देखिए नरेंद्र मोदी ने हर साल यूएई का दौरा किया, हर साल। सिर्फ एक दफ़ा वो बीच में 2020 में नहीं गए जब कोविड था, बाकी सारे साल। और फिर 2022 में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। तो इस यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो ये जो अभी कल पहुंच रहे हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, तो कितना जो नरेंद्र मोदी ने अपने से नीचे एक पॉलिटिकल ऑफिसर को, पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कौन दौरा दे कहेगा कि तुम आओ? चलो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, मान लिया, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हैं, ठीक है। दुबई क्या है? दुबई एक स्टेट ही है ना, कोई दुबई मुल्क थोड़ी है। उनका जो रैंक है वो नरेंद्र मोदी के बराबर तो नहीं है, लेकिन मोदी साहब उनको इनवाइट करते हैं। इसलिए इनवाइट करते हैं बिकॉज वो ताल्लुकात को नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान आज तक, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राउन प्रिंस जो है मखदूम कभी पाकिस्तान आए होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना था? हमने कौन सा इनसे, वो देखिए, हमने जाके पैसे मांगने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमारे बड़ों के पास जाएं और पैसे लेके और निकलें यहाँ से। ये चीज़ें जो है ना तकलीफ दें हैं। ये चीज़ें अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने और अबू धाबी ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो, तो हमने क्या किया? वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया एंड यूएई कि जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। वो तो इस वक़्त मेरे ख़्याल है $80 अरब, $85 अरब तक अपनी ट्रेड जो है वो लेके जा रहे हैं, जा चुके हैं और अगले कुछ अरसे में उन्होंने इसको $100 बिलियन का उनका टारगेट है, जो कि मेरा ख़्याल है उन्होंने पहले ही अचीव कर लेना। इसी तरह जो यूएई की लीडरशिप है, वो भी इंडिया आती है, ये नहीं कि वो नहीं आ रहे। शेख ज़ायद जो हैं, ज़ायद अल नहयान, जो इस वक़्त क्राउन प्रिंस हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, वो भी 2016 में आई थिंक आए थे, स्टेट विज़िट पे आए थे। ये क्योंकि ज़रा बादशाह हैं, अरब बादशाह हैं, तो ये हर दफ़ा नहीं आते, इनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है। मोदी साहब हर साल चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आना-जाना होता है और मोदी साहब ने उनको बेसिकली विन कर लिया। 2016 में भी मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आए थे। फिर 2017 में भी उनको चीफ गेस्ट बुला लिया इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर। आपको पता है ना कि इंडिया की एक स्ट्रैटेजी थी कि तमाम मुसलमान मुल्कों को उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर ऑलमोस्ट बुला लिया और उनको ये बताया कि पाकिस्तान किसी को अपने जो है जो 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है उस पे नहीं बुला सकता, कोई आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने सऊदी अरब के आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान को बुलाने की कोशिश की थी, वो नहीं आ सके थे, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया।
सो हम वो नहीं, हमारी वो पोजीशन नहीं है। वो क्राउन प्रिंस को वो उन्होंने बुलाया। फिर 2019 में फिर जो है वो इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उस पे वो फिर आए। फिर 2023 में उन्होंने एक समिट आई थिंक गुजरात में हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर वो पहुंचे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, या आई थिंक पिछले साल 2024 में सॉरी वो पहुंचे गुजरात के अंदर। सो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे है कि हमने हर कीमत के ऊपर इंडिया की जो मार्केट है उसको मिस नहीं करना। और अब तो बहुत आगे की बात चली गई है, अब तो इंडिया यूएई को इस चीज पे वैल्यू कर रहा है कि जो दुनिया में जहां जहां रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो दुनिया से निकाल के आप लेके आए यूएई में, और यूएई और इंडिया मिल के उनको खरीदेंगे। तो इस लेवल पे चले गए हैं। सो ये एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है जो नरेंद्र मोदी यूएई के साथ करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की उन्होंने छुट्टी करा दी है। हमारा ध्यान सिर्फ यही है कि हम यूएई जाएं, क्योंकि हमारी लीडरशिप का ध्यान ये है ना, हमारी लीडरशिप का ध्यान ये है कि हमारे पास पर्सनल ताल्लुकात हमारी फैमिलीज के उनके साथ होने चाहिए। इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने ताल्लुकात, इंडिया एज ए स्टेट ताल्लुक बनाता है उनके साथ। हमारे जो सियासतदान है वो अपनी फैमिलीज के ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, या हमारे जो लीडरशिप होती है वो चाहती है कि मेरा इंडिविजुअल ताल्लुक हो उधर की लीडरशिप से। वो ये नहीं समझते कि जब तक स्टेट का ताल्लुक होगा तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी। बहरहाल ये एक अप्रोच है। दुआ। जी चीमा साहब, जैसे आपने ये बात की, हम देखें कि हाल ही में इंडिया, जो भारत है उसमें हमने मतलब शेख हमदान का इस वक्त में आना, जब हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2025, उसमें हमने देखा जैसे कवानीन पर तनकीदी नज़र डाली जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि बीइंग अ मुस्लिम या मुस्लिम नुमाइंदे होने के तौर पर क्या शेख हमदान का फ़र्ज़ बनता है, या फिर वो करेंगे इस बारे में बात मुस्लिम अक़लियत के बारे में, या वो जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज और मस्जिद की हिफाजत और उनके हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ पर बात कर सकेंगे, या ये महज सिर्फ एक इकोनॉमिकल विजिट ही रहेगा? देखें, जो वक्फ बिल है वो इंडिया का इंटरनल मसला है। हम्म। इंडिया जितने मर्जी कानून बदले, हम्म। इंडिया जो मर्जी कानून बदले, पाकिस्तान को, यूएई को, सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, नाइजीरिया को, दिस दैट को, किसी से क्या गर्ज है। हम्म। अब क्या सवाल ये पैदा होता है, देखें, पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ बड़ा बैकलैश हुआ, बड़ी बातें की गई वक्फ बिल के हवाले से। मैं कहता हूं जी कि देखें, आपको इंडिया की नेचर समझनी होगी। इंडिया की नेचर ये है कि इंडिया इज नाउ, वहां पे एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है। वो कह रहे हैं कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, ये कोई सेकुलर सुकुलर नहीं है। आप अपना दिमाग ठीक करें। किसने कहा है कि हम सेकुलर हैं? हम एक हिंदू रियासत हैं। अब भारत क्यों कहा जा रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी जो है वो हर संडे को अब जाते हैं, जाके किसी ना किसी मंदिर पे खड़े होते हैं, दुआ करते हैं। अभी श्रीलंका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने जो ऑफिशियल चीजें की हैं, 2300 साल पुराने एक वो दरख्त जो था उस पे जो बैठे हुए हैं, उधर जाके वो उन्होंने माथा टेका है। किस चीज पे यार? ऑफिशियल विजिट पे वजीर आजम गया हुआ, क्या कर रहे हैं वहां पे वो जाके? सो सवाल ये है। और फिर इंडिया के अंदर क्या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए हकूक, मैं वैसे एक बात बताऊं, मेरा इस बात पे मैं अमूमन ये कहता हूं कि पाकिस्तानी मौलवी और इंडियन जो रिलीजियस स्टैब्लिशमेंट है, जिसमें आरएसएस ले लें, बाकी लोग ले लें, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि पाकिस्तान के मौलवियों ने जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन करनी थी तो उन्होंने डिक्टेटरों का सहारा लिया। हम्म। फौज की मदद से पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन की गई, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इस्लामाइजेशन नहीं की गई। आप इंडिया के हिंदुओं को ये चीज का क्रेडिट दें कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो भी कर रहे हैं, हमें हमें बुरा लग रहा होगा, हमें गलत लग रहा है, वो गलत है, उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने गलत किया है, वो गलत है, भाई जो मर्जी कहें, पर क्या उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के जरिए उस चेंजेस की हैं कि नहीं की? आप पाकिस्तान में जितनी इस्लामाइजेशन हुई है, क्या वो पार्लियामेंट के जरिए हुई? वो तो डिक्टेटर ने ठप्पा लगाया, किसी ने उसको अंडू भी नहीं किया। तो जो कुछ जियाउल हक के दौर में हुआ, आप उसको देखें ना। आप ये देखें, ये यहाँ पे आके आपको बीजेपी और आरएसएस और इस रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो है वहां की, उसको दाद देनी पड़ेगी।
और वो दाद इस बेस पे देनी पड़ेगी कि इन लोगों ने जो भी तब्दीलियां लाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, आप उसे हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म कहें, भाई वो कहते हैं हम हैं हिंदू, आपको क्या मसला है? हमने हमने अपनी अपनी मजहबी आबादात, हम ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो भाई। क्या क्या डेमोक्रेसी या वोट जो बैलेट पेपर है, क्या, अब देखें ना, फिर यहां पे भी बात आती है, क्या उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे सवाल उठते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गलत जीता है या इलेक्शन कमीशन ने गलत कराया? थोड़े बहुत मसले मसाइल होंगे, उन्होंने किया भी होगा, मैनिपुलेट भी किया होगा, प्री पोल रिगिंग की बहुत सारी चीजें भी होंगी, मशीनों के मसले भी होंगे, सब कुछ हुआ होगा, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन लार्जर दुनिया ने उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा। हमारे ऊपर तो 100% क्वेश्चन मार्क है ना। हमारे लोग कहते हैं ये तो जमहूरियत है ही नहीं है जो यहाँ पे होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने वहां पे जो कुछ किया, उन्होंने एक आप देखें कि जो निजाम लेके आए हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए लेके आए हैं। क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं पे? नहीं ना, चैलेंज किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि वहां पे पार्लियामेंट ने किया है, क्या जाए सुप्रीम कोर्ट में और कहें ये गलत कानून बने हैं? मैं कहता हूं जी उन्होंने 200% गलत कानून बनाया, गलत है जी। पर बनाया किस अंदाज से? पार्लियामेंट से अप्रूवल ली है उन्होंने। तो अगर ये पार्लियामेंट से अप्रूवल ली है तो फिर माने इसको, इस चीज को माने। अब देखें उनका ताल्लुक क्या है, वो आएंगे भाई, वो आके बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन पे, वो बात करेंगे लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर, कि किस तरह सप्लाई एग्रीमेंट अबू धाबी और इंडिया करना चाहते हैं। इंडिया की जो ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो किस तरह ये एग्रीमेंट करेंगे। वो फोकस कर रहे हैं कि हम जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कोऑपरेशन करें, कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना चाहता है, अबू धाबी उसमें क्या मत करेगा, वो इन चीजों में बात करेंगे। वो क्यों बात करेंगे कि आपने यहाँ पे इतना कुछ कर दिया? भाई उनका मसला ही नहीं है। क्या वो कश्मीर पे बात करेंगे? आप कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में बड़ी फोर्स है, बड़ी ताकत है, कश्मीरियों के हकूक खाए जा रहे होगा, तो जाओ यार, ये मेरा मसला ही नहीं है, तुम लोगों ने क्यों किया ये? भाई वो कहते हैं मेरा मसला नहीं है, इंडिया क्या करता है अपने लोगों को साथ कैसे रहता है, ये मेरा मसला ही नहीं है। और दूसरी बात है, इंडिया तो फिर भी वो कहता है जी डेमोक्रेसी है, जैसे तैसे अपना निजाम तो लेके आए हैं। वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं है अबू धाबी में। वो तो आते हैं, उठा के ले जाते हैं, देन जो उनका समझ आती है फैसला वो कानून कर लेते हैं। तो वहां और यहाँ में जमीन आसमान का फर्क है। सो वो एक और दुनिया में आ गए हैं भाई। गुजरात की गवर्नमेंट जो है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के साथ फूड पार्क्स बनाएगी इंडिया में, ये है फ्यूचर। इस चीज पे दुनिया वो काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद वो जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो आएंगे और आके मुसलमानों को रिहा कराएंगे मोदी से। ओ भाई उनका ये मसला नहीं है, उनका मसला कुछ और है, वो एक और दुनिया में है। ठीक है जी। आपको पता है जो यूएई है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है अमेरिका के बाद। ठीक है जी। तकरीबन 40 अरब डॉलर, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, 35-40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। ठीक है जी। और ये 35-40 अरब डॉलर, पता नहीं 48 अरब डॉलर की, शायद मैं पहले बता रहा था आपको। सो पॉइंट ये है कि ये जो 48 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, ये एम ही हो जाती है। इसके पीछे काम करना पड़ता है। और अगर आप रिलीजियस एजेंडा शुरू कर देंगे, और दूसरा अमाराती तो सबसे लिबरल है मुस्लिम दुनिया के अंदर, उन्होंने तो अपने इसराइल से मामलात भी ठीक कर लिए, तो वो इंडिया को क्यों कहेंगे तुमने आके ये बिल ठीक कर लो, फलां बिल ठीक करो। ये हमें टेंशन मची हुई है कि ये क्यों हो गया तो वो क्यों हो गया। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि भारत और यूएई के दरमियान जो इकोनॉमिक और कमर्शियल कॉपरेशन को बढ़ावा देना, जबकि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान भी हमने देखा है ट्रेडिशनल ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज मौजूद हैं। शेख हमदान का अपने पहले ऑफिशियल दौरे के लिए भारत का इंतखाब करना, क्या ये डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है कि जो पाकिस्तान के मकाम को रीजन में कमज़ोर करता है, या फिर क्या ये दौरा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो है आइसोलेट करने की कोशिश का हिस्सा है? देखें, शेख हमदान जो है ना वहां जा रहे हैं जहां पे उनको नजर आ रहा है कि मेरे लिए फायदा है। वो भाई वो उन्होंने उन्होंने अपना इंडिया का जो दौरा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहे
कि वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है, वो दौरा कर रहे हैं कि मेरे मुल्क का क्या फायदा होगा, वो इस वजह से दौरा कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि वो दौरा नहीं कर रहे, हमें, हाँ हम क्या समझते हैं, हमें वो कहते हैं जो मर्जी समझते रहो, आप हमें कितना कारोबार देते हैं, आपने आगे करना क्या है, आपके तो हमने वीजे बंद कर दिए हैं, हम तो आपको वैसे ही नहीं वेलकम करना चाहते। ठीक है, हम तो आपको वैसे ही नहीं वेलकम करना चाहते, तो आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं, हमें ये बताएं, आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं, हमें ये बताएं ना जरा। सो ये पॉइंट जो है मैं समझता हूँ कि ये एक इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। शेख साहब जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के गेस्ट हैं वो, और नरेंद्र मोदी को पता है कि हमने इनसे क्या काम लेने हैं, और उन्होंने उन्होंने उस चीज को पकड़ा है मोदी साहब ने, जिसको वो समझते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे काम आएगी। वो फ्यूचर देख रहे हैं अपना, और फ्यूचर ये है, उनको पता चल गया है कि फ्यूचर ये है कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया से ताल्लुक रखना है। इंडिया इस वक्त बड़ी मार्केट है, पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जब उठ के आके इंडिया बैठ गई है, तो क्यों बैठ गई है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर इंडिया जाएंगे तो वहां पे आप चीजें बेच सकते हैं, वहां से चीजें खरीद सकते हैं। वो 1400 मिलियन की आबादी है, ठीक है। सो वो इसलिए वहां पे गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो जो पैगाम दिया गया है वो दिया गया है, लेकिन इस रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो रियलिटी हमें, अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को प्रॉपरली शायद नहीं रियलाइज नहीं कर। तो चीमा साहब, यानी कि आपका कहना ये है कि अगर एक मुस्लिम ममालिक है वो दूसरे नॉन मुस्लिम मुल्क के साथ इतनी क्लोजनेस रख रहा है, जबकि वो मुल्क आप हमारे सामने है कि वो दूसरे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में भी मुलविस है, तो क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड या फिर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, या किसी तफरीक या डिवीजन को काइंड ऑफ बढ़ावा नहीं देगा? देखिए कौन सी मुस्लिम वर्ल्ड और कौन सा है इस्लामिक, और किससे इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं? क्या सऊदी अरब की बायलैटरल ट्रेड कितनी है इंडिया के साथ? जीसीसी की, अभी कतर के अमीर नहीं आए हुए थे वहां पे, मुझे बताए ना। इतने तो इंडिया एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान प्रेशर डालता था अरब लीडरशिप पे कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो यहाँ भी आना है, और यहाँ जा रहे हैं तो वहां आना है। आजकल उन्होंने डी हाइफिनेशन कर दी, उन्होंने कहा उधर जा रहे हो तो पाकिस्तान नहीं जाना। वो डराते हैं लीडर्स को। अभी इंडोनेशिया के लीडर्स पाकिस्तान भी आना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक डे पे, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा सॉरी आप नहीं जा सकते पाकिस्तान। तो इसी तरह वो बाकी वो उनको भाई बाहर निकले इस माइंडसेट से। वो एक बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं, लोग उनके साथ बिजनेस करते हैं। आप जाके हमदर्दी मांगते हैं, आप कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रखें ताकि हम दुनिया में कामयाब हो जाएं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज। जी, बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो हमारे दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान, उन्होंने वो उनका इंडिया के दौरे के बारे में आज हमने बात की। ऑफिशियल जो विजिट है ये एक हमने देखा कि इकोनॉमिक डिफेंस रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से नए रिश्ते ऑब्वियसली आगे खोलेगा। एक तरह से ये भी है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए, पाकिस्तान को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इस तरह के फॉरेन विजिट्स कर रहा है और फॉरेन अफेयर्स में बड़ा हमने कंसर्न इंडिया का देखा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।